एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आप सभी ठीक से ऑडिबल विजिबल है क्या? ये वीडियो आप सभी को ठीक से ऑडिबल और विजिबल है? फिर शुरू करें क्लास को। यहां से एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट कर दीजिएगा बेटा। सभी को नमस्ते, राधे राधे, नमस्कार, जय श्री राम। इज इट ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपर्ली? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर दिस कंफर्मेशन। तो शुरू करते हैं क्लास में। यहाँ से तो ये आप लोगों की बेटा ग्रामीण बैंक भर्ती आरआरबी की क्लासेस चल रही है। बैच का नाम है चौपाल बैच। इंग्लिश की क्लासेस चल रही है। नाउन की आज हम यहाँ पे तीसरी क्लास देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने नाउन की एक क्लास, दो क्लास कर ली है, ठीक है। तो नाउन डे 1 डे 2 हमने जो किया उसमें बहुत डिटेल में मैंने आपको चीजें पढ़ाई है। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडिबल एंड विजिबल, चलिए थैंक यू वेरी मच। तो करते हैं स्टार्ट। फिर बेटा तो नाउन की हमने दो क्लासेस देखी है, उसमें हमने क्या क्या चीजें देख ली। तो बेटा हमने यहाँ से स्टार्ट किया था सीखना नाउन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है। उसके बाद फिर मैंने आपको समझाया कि भाई नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब में जो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं तो वो कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाएगा, राइट। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है यहाँ पे। फिर उसके बाद और आगे चले तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि कैसे हमारे पास जो है नाउन प्लस नाउन मिलकर के कंपाउंड नाउन बनता है। हालांकि कंपाउंड नाउन कितने होते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे आ जाओ तो नाउन में काइंड, जेंडर, नंबर, पॉजिटिव की चारों चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमने नाउन का डे 2 यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। रूल एंड कॉन्सेप्ट देखने जा रहे थे। तो जैसे वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आता है, और वन ऑफ के बाद अगर कभी भी हमारे पास बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल आ जाएगा, राइट। तो उसके हिसाब से उसके बिहाफ पे हमने जो है यहाँ पे क्वेश्चंस किए थे, आपने देखा होगा। तो इसके बिहाफ पे हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो क्वेश्चंस किए थे, देखिए आप, ये रहा, ये वो क्वेश्चंस थे। वन ऑफ वाला रूल यहाँ पे वन ऑफ वाला था, अच्छे से हो गया था। उसके बाद यहाँ पे फिर हमने आगे देखा था कि दा के साथ जब एडजेक्टिव जुड़ता है तो दा प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन बन जाता है, यानी कि किसी कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा होता है तो प्लूरल नाउन की तरह काम करेगा। जैसे अगर हम कहेंगे सिर्फ काइंड तो दयालु, द काइंड दयालु लोग, ब्रेव बहादुर, द ब्रेव बहादुर लोग, है ना। ऑनेस्ट ईमानदार, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग, है ना। द के साथ एडजेक्टिव जोड़ते हैं तो कम्युनिटी बन जाती है वो। चलिए, तो उसी हिसाब से वर्ब भी प्लूरल आता था, तो ये एग्जांपल दिए थे मैंने आपको। उसके बाद ये ही इज द क्लास, ही इज माय क्लास मॉनिटर या ही इज माय क्लास टीचर, इनमें से कौन सा सही या कौन सा गलत होगा ये भी आप लोगों को बताया डिटेल में, ठीक है। और उसके बाद लास्ट हमने देखा था कि जब भी दो नाउन हम साथ जोड़ते हैं तो नाउन प्लस नाउन क्या बनता है आपका, तो कंपाउंड नाउन, सॉरी प्रेपोजिशन के बाद जब भी दो नाउन आते हैं आगे और पीछे, प्रेपोजिशन के आगे और पीछे कभी भी अगर नाउन और नाउन आते हैं और ये दोनों नाउन अगर सेम है तो सिंगुलर होने जरूरी है। जैसे डे बाय डे, डोर टू डोर, पेजेस आफ्टर पेजेस, है ना। इस तरीके से जो हम बोलते हैं बेटा सेंटेंसेस को, तो हमेशा याद रखना कि दोनों साइड सिंगुलर होना चाहिए, दोनों तरफ ही वो एक जैसा होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो ये हो गया था, ये कॉन्सेप्ट्स हो गए थे हमारे। अब यहाँ पे आते हैं, राइट, ये रहा। All the chief ministers are responsible for the miserable condition of their states, ठीक है। All the chief ministers, अब देखो बेटा यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स लिखा हुआ है, सो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। चलो मैं बता देता हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा। देखो रूल नंबर आई थिंक 6 सही है, तो जो भी है अपने हिसाब से काउंट करते हुए लिखना, ठीक है। रूल नंबर 5 हुआ था ना लास्ट क्लास में, एज वी ऑल नो कि हाँ 5 तक हमने किया था। यहाँ से लिखिएगा नंबर 6, सभी बच्चे नोट करना। अरे देखो, जब भी हमारे पास बेटा दो नाउन का इस्तेमाल एक साथ किया जा रहा होता है तो वहां पे ये ध्यान रखना कि आगे वाला जो नाउन होता है वो क्या होता है, तो वो कहलाता है सिंगुलर नाउन, यानी कि उसको कहते हैं, बताता हूं आपको डिटेल में बताता हूं, ठीक है। मॉडिफायर क्या होता है, सारी बातें। जब भी बेटा हमारे पास नाउन प्लस नाउन जुड़ता है तो ये क्या बनता है, कंपाउंड नाउन, ठीक है। चलो मैं आपको पूरी डिटेल नहीं बताता हूं, ऐसे शॉर्ट में एक एक करके नहीं, पूरी डिटेल में आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। नंबर 6, टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन। हेडिंग डाल लो जल्दी से, टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन, टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन। चलो देखो बेटा, तीन टाइप के हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं। कितने होते हैं, तो एक मिनट मार्कर का कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। हाँ देखो, तीन तरीके के हमारे पास कंपाउंड नाउन होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। कितने होते हैं बेटा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है बेटा जिसको कहा जाता है आपका ओपन कंपाउंड नाउन। क्या कहते हैं बेटा, तो ओपन कंपाउंड नाउन, ओपन कंपाउंड नाउन, ठीक है। दूसरा होता है क्लोज्ड कंपाउंड नाउन, और तीसरा कौन सा होता है बेटा, तो तीसरा कहलाता है हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। कौन सा, हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन, लिखते जाइए। हाइफनेटेड कंपाउंड, ये क्या होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ में पहले नोट कर लेना, ठीक है। ओपन कंपाउंड नाउन, क्लोज्ड कंपाउंड नाउन और हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। अब ये तीनों क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, चलिए समझिएगा बेटा ध्यान से। देखो ओपन कंपाउंड नाउन क्या होता है, जैसे कि जहां पे हमारे पास मतलब ऑब्वियसली कंपाउंड नाउन का मतलब ही था कि जब हमारे पास नाउन प्लस नाउन जुड़ता है, यही तो होता है ना, नाउन प्लस नाउन कंपाउंड नाउन कहलाता है, हाँ कि ना। तो अब ये तीन तरीके से दो नाउन जुड़ते हैं, मतलब तीन तरीके से कंपाउंड नाउन बनाए जाते हैं, ओपन, क्लोज्ड और आपका हाइफनेटेड। अब ये ओपन क्लोज क्या होते हैं, देखो ओपन कंपाउंड नाउन का मतलब होता है जहां पे वो ओपन तरीके से लिखा गया हो, मतलब दोनों दोनों अलग अलग लिखे जाते हैं, जैसे कि हाउस पार्टी या आइसक्रीम, अलग अलग लिखा है। आइसक्रीम मतलब बीच में क्या पाया, हाउस पार्टी। पेट्रोल पंप, ठीक है, आइसक्रीम, पेट्रोल पंप, हाउस पार्टी, लंच बॉक्स, शॉप, लंच बॉक्स, ठीक है, जितने भी कई स्कूल यूनिफॉर्म, तो ये सब जो लिखे होते हैं बेटा ये ओपन है, मतलब बीच में गैप आ रहा है। लेकिन क्लोज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका एक साथ दो जोड़ दिया जाता है उसको कहते हैं क्लोज्ड, यानी कि जैसे आपका नोटबुक, ठीक है, नोटबुक, और क्या हो सकता है, जैसे सनफ्लावर, सनफ्लावर, नोटबुक, है ना। मतलब जो एक साथ लिखे हुए हैं, जिसमें हमने अलग अलग नहीं किया, एक साथ दोनों को जोड़ दिया, दोनों को हमने एक साथ ही लिखने की कोशिश करी है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है। और भी आप अपने दिमाग से सोच करके बताइए और क्या क्या हो सकता है। लेकिन अब आता है हाइफनेटेड। हाइफन का मतलब क्या होता है बेटा, हाइफन होता है इस निशान को हाइफन कहते हैं। हाइफन किसको कहा जाता है बेटा, इस निशान को हाइफन कहते हैं,
ये जो माइनस का निशान दिखता है ना आपको, इसको हाइफन कहते हैं। मैं साफ साफ लिख देता हूँ, हाइफन कहते हैं। ये जो माइनस का निशान आपको दिखता है ना, माइनस जैसा, इसको ही हाइफन कहा जाता है, ठीक है, हाइफन। तो इसको कहते हैं बेटा हाइफिनेटेड, हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन। जैसे कि आपका मदर इन लॉ, ठीक है, हाँ, सनशाइन बिल्कुल हो सकता है, सनराइज हो सकता है, सनफ्लावर हो सकता है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। वर्ल्ड वॉर तो बेटा इसमें आ जाएगा, वर्ल्ड वॉर ऊपर वाले में, वर्ल्ड वॉर अलग अलग लिखते हैं ना, वर्ल्ड वॉर तो ऊपर का पार्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। हम्म, ठीक है, शाबाश बेटे। मतलब जिसके बीच में गैप लग रहा है वो ओपन वाला है, जिसके बीच में गैप नहीं लग रहा, एक साथ लिखा है, वो क्लोज वाला है। अब मतलब सीख गए ना आप, मेन मुद्दा यही है। अब आज चलते हैं हाइफिनेटेड, जैसे कि आपका मदर इन लॉ, मदर इन लॉ ये हो सकता है, या फादर इन लॉ, या सिस्टर इन लॉ, स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, ठीक है, ये सब, ये जो आपको दिख रहे हैं बेटा, इसको हाइफन कहते हैं। मतलब ये जो बीच में आपके लगे ना माइनस जैसे निशान जो लगते हैं, इसको कहा जाता है हाइफन। ध्यान रहेगा बेटा, इनको ही कहा जाता है हाइफन, ठीक है। चलो, तो हमने क्या देखा कि कंपाउंड नाउन जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, ओपन कंपाउंड नाउन, क्लोज्ड कंपाउंड नाउन और हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन। हाइफिनेटेड क्यों बोला? क्योंकि हाइफन से बन रहा है जोड़ करके, इसलिए इसको हाइफिनेटेड कहा जाता है। यहां तक सबको क्लियर हो गया है? अब आगे चलता हूं, ठीक है। अब इसमें इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है बाबू, कि जब हमारे पास दो नाउन साथ में लिखे जा रहे हैं, नाउन प्लस नाउन, जब इसको लिख रहे हैं हम, तो जो आगे वाला नाउन होता है इसको कहा जाता है मॉडिफायर। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ओपन वाले की, ठीक है। तो जब आगे वाला जो नाउन होता है बेटा, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मॉडिफायर, ठीक है, इसको नोट कर लेना, मॉडिफायर, मोदी जी का फायर। और जो पीछे वाला नाउन होता है ये होता है रियल नाउन, ठीक है। आगे वाले को कहते हैं मॉडिफायर और पीछे वाला जो होता है ये होता है आपका रियल नाउन, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है बेटा, ये जो कंपाउंड नाउन हमारा बन गया, नाउन प्लस नाउन हमारा बन चुका था, तो कंपाउंड नाउन बन गया, ठीक है। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास आगे वाला नाउन होगा ना, जो मॉडिफायर होता है, ये हमेशा सिंगुलर रहना चाहिए। इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर, ऑलवेज बी सिंगुलर। ये हमेशा कैसा रहेगा? तो सिंगुलर के फॉर्म में लिखा जाएगा। लेकिन जो हमारा पीछे वाला नाउन है, यानी कि जो बाद वाला नाउन है, रियल नाउन जिसको हम कह रहे हैं, ये हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस, इट्स डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। सिंगुलर भी हो सकता है, ये आपका प्लूरल भी हो सकता है। ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं, हम ये कह सकते हैं क्लास टीचर, बोलते हैं क्लास टीचर। हम ये भी कहते हैं क्लास टीचर्स, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा आपने कि क्लासेस टीचर, ठीक। क्लास टीचर हो सकता है, क्लास टीचर्स हो सकता है, क्लासेस टीचर नहीं होता। उसी तरीके से पेट्रोल पंप होता है, पेट्रोल पंप्स होता है, पेट्रोल पंप्स होता है, लेकिन पेट्रोल्स पंप कभी नहीं होता, पेट्रोल्स पंप कभी नहीं होता, ठीक है। उसी तरीके से लंच बॉक्स होता है, लंच बॉक्सेस होता है, लेकिन लंचेस बॉक्स कभी नहीं होता, ठीक है। वैसे ही आपका बेटा शॉपकीपर हो सकता है, शॉपकीपर्स हो सकता है, लेकिन शॉप्स कीपर कभी नहीं होगा। क्या बेटा? शॉप्स कीपर कभी भी नहीं होगा। यहां तक समझ में आ गई बात? जल्दी से बताइए। ठीक है सर, एसओ की इंग्लिश अलग होती है क्या? एसओ की इंग्लिश नहीं बेटा, देखो जो चीजें मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये कोई चीज अलग नहीं है, ये सब सेम है। क्वेश्चंस का जो टाइप होगा ना एसओ का, वो अलग हो सकता है, वो आपका आगे अलग मिलेगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ी अलग करनी पड़ेगी बस, ठीक है। उसके लिए आपको आगे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो आगे बता दूंगा। एसओ का बैच अभी आया कहाँ है? अभी टेंशन मतलब आप, अभी तो हम क्लर्क और पीओ ही पढ़ रहे हैं। चलो क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल, विक्रम घोष जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, विक्रम घोष बिल्कुल। चलिए, प्रेम प्रकाश भारती जी, हाँ, जैसे पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन नहीं होता, बिल्कुल। चलिए, हो गया? रिपीट कर दीजिए। अच्छा, फिर से देखो, मैंने आपको बोला कि जब भी बेटा हमारे पास दो नाउन जुड़ता है तो एक कंपाउंड नाउन बनता है। तो जब कंपाउंड नाउन ये बन रहा है, तो ध्यान रखना कि जो आगे वाला नाउन होता है बेटा, ये कहलाता है मॉडिफायर, ठीक है। और जो पीछे वाला नाउन होता है, ये होता है असली का नाउन, यानी कि रियल नाउन, ठीक है। मॉडिफायर की खास बात ये होती है कि वो हमेशा सिंगुलर रहना चाहिए, ठीक है। और जो पीछे वाला नाउन होता है, ये हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, ये हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, ठीक है। अब जैसे क्लास टीचर हो सकता है, क्लास टीचर्स भी हो सकता है, लेकिन क्लासेस टीचर नहीं होता। पेट्रोल पंप होता है, पेट्रोल पंप्स होता है, पेट्रोल्स पंप कभी नहीं होता, है ना, पेट्रोल्स पंप कभी नहीं होता, पेट्रोल्स पंप, यहाँ पे मैंने पेट्रोल ही लिख के छोड़ दिया, पेट्रोल्स पंप कभी नहीं होता। समझा आप मेरी बात को? ठीक है, चलो, इज दैट क्लियर? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब आप देखिए बेटा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक स्टेटमेंट कही, एक सेंटेंस कहा, किसी बच्चे का एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, आयुषी, आपका ले लें एग्जांपल। देखो, आयुषी फाउंड 500 रुपीज नोट, 500 रुपीज नोट इन हर स्ट्रीट, ठीक है। आयुषी फाउंड 500 रुपीज नोट इन हर स्ट्रीट, ठीक है। चलिए, ये स्टेटमेंट है। अब बेटा यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे मिस्टेक छुपी हुई है। अब ये मिस्टेक को कैसे ठीक किया जाएगा, ये मिस्टेक कैसे पता चलेगी? चलिए बताता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। जैसे अब ये आयुषी है, ठीक है, ध्यान से समझना। अच्छा बताओ, फनी वे में सिखाऊं या सिंपल बिल्कुल एकदम सीरियस होकर के? वो आप बताओ, वरना बाद में आप लोग जो है ना फिर कंप्लेन करते हो कि सर जो है मतलब सीरियस नहीं है, या सर बहुत ज़्यादा हंसा रहे हैं, ऐसा ऐसा। पहले क्लियर कर दो।
चलिए आप लोग जो ना बाद में फिर दिक्कत होती है, चलो मैं नॉर्मली बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपके पास 500 रुपीज़ है, यानी कि 500 रुपए के उसको 3 नोट पाए, ठीक है। मान लो आयुषी जो है वो अपने घर जा रही है, रास्ते में क्लास करके अपने घर जा रही है शाम के टाइम में, ठीक है, या मार्केट से घर आ रही है, कुछ मान लो वो मार्केट से अपने घर आ रही है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे मान करके चलिए ये घर है इनका, ठीक है, यहाँ पर मार्केट लगी हुई है, यहाँ से अपने घर आ रही है, ठीक है, घर आ रही है। तो अब क्या होता है, रास्ते में जो है इनको गली में बारात दिखती है। बारात को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? बारात को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? मैरिज प्रोसेशन, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है बेटा, मैरिज प्रोसेशन कहा जाता है बारात को इंग्लिश में। तो अब इसको रास्ते में जो है बारात दिखती है, अब बारात में क्या हो रहा है, फनी वे में पढ़ाऊं, चलिए ठीक है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा फनी वे में ले लेते हैं, ताकि प्लीज अगर कोई बच्चा मेरे खिलाफ कंप्लेन करे कि सर फनी वे में पढ़ा रहे हैं कुछ ऐसा, तो प्लीज आप थोड़ा डिफेंड कर दिया कीजिए, वरना फिर हाथ से बैचे चले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना, फिर मैं सोचता रह जाता हूँ यार क्या गलती कर दी। चलो तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो है अब बारात आ रही है, ठीक है। अब जो है बारात में पैसे वैसे लूट रहे हैं उसको अच्छे से। तो अब जो है आयुषी सोचती है कि मुझे पैसे लूटने चाहिए या नहीं लूटने चाहिए, ठीक है, हाथ में इसके रखा हुआ है सारा सब्जी वब्जी रखी हुई है, सोचती है कि मुझे पैसे लूटने चाहिए कि नहीं। तो पहले 5-5 के सिक्के लुटा रहे होते हैं, तो ये सोचते हैं कौन ही जाए 5 का सिक्का, मैं थोड़ी लूटूंगी, मैं अमीर हूं मैं, ठीक है। तो अब जो है ये नहीं जाती है लूटने के लिए, ठीक है। उसके बाद बारी आती है 50 के नोट की, तो इसका थोड़ा सा ईमान डगमगा जाता है, सोचती है लूटू कि नहीं लूटू, तो उसमें पड़ जाती है लूटू कि नहीं लूटू, ठीक है। ये फिर भी थोड़ा रुक जाती है कि अगर मैं जाऊंगी तो बताओ पड़ोसी क्या कहेगी कि बताओ यार देखो शर्मा जी की लड़की देखो यार, बताओ पैसे लूट रही, घर में मिलते नहीं होंगे बेचारी को, इस वजह से जो है बेचारी जाती नहीं है पैसे लूटने। फिर क्या होता है कि अब जो है बारी आती है 100 का नोट, उसको वो लुटाना शुरू, ये फटाफट अपना जो भी सब्जी लेके आई थी घर में रख दिया, दौड़ के आती है बाहर, देखती है 100 का नोट लूट रहा है, मन में तो आता है कि भैया मैं भी जाऊँ, क्योंकि जो आंटी इसको ताना मारने वाली थी कि देखो शर्मा जी की लड़की पैसे लूट रही है, वो खुद आंटी लूट रही है, ठीक है। ये कहती है अब तो पक्का जाऊंगी मैं। अब बारी आती है 500 रुपीज़ की, 500 का नोट लूटने लग गया। अब ये कहते हैं अब तो जाऊंगी भाई साहब, हम शर्म लिहाज जाते लेने, अब तो जाना ही जाना है, अब तो लूटना है। अब जो वो दौड़ करके जाती है, ठीक है, कितने कितने के नोट है, 500 के, ठीक है। तो अब जो वो जाती है कि भाई अगर एक बार लूट लिया तो भाई साहब हफ्ते महीने का जो है पार्लर का खर्चा निकल जाएगा। तो अब ये दौड़ के गई वहाँ पे पैसे लूटने। तो अब दिक्कत क्या है कि वहाँ पे इसने देखा कि 500 रुपए के 3 नोट कहीं साइड में गिरे हुए हैं, किसी की नजर नहीं पड़ी उस पे, इसलिए अभी तक किसी ने उठाया नहीं। अब ये चुपचाप जाती है, पैरों से यूं सरका करके उसको खड़ी हो जाती है उसके ऊपर, ठीक है, और पैरों से उसको दबा लेती है ताकि कोई देख ना सके। अब अगर झुक के ये उठाएगी तो सब देख लेंगे कि बताओ यार देखो शर्मा जी की लड़की पैसे लूट रही है, बच्चे छीन के भाग जाएंगे। अब ये उस पर जाकर खड़ी हो गई, अब ये वहाँ से हिली नहीं रही है कि जब पूरी बारात निकल जाएगी तभी मैं लूटूंगी, ठीक है। तो अब जो है पूरी बारात जा रही है वहाँ से, आंटी इसका हाथ पकड़ के खींच रही, बेटा नाच ले, बेटा नाच ले। इसका फेवरेट गाना भी बज रहा है, बालम थानेदार चलावे जिप्सी टैक्सी जो भी है, ठीक है। इसके अलावा सारे गाने चला दिए, जिला टॉप जो भी था XYZ, ठीक है। तो अब जो है ये नहीं नाची। तो याद रखना अगर शादी पार्टी वगैरह में लड़की का फेवरेट गाना चल रहा हो और लड़की ना नाचे, 3 रीजन होते हैं, या तो सैंडल टूटी है, या तो पैर में चोट है, या तो नीचे नोट है, ठीक है, यही 3 रीजन हो सकते हैं। तो वो नहीं नाची। अब जब पूरी बारात वहां से चली गई तो अब जो है वो चुपचाप से ऐसे झुकती है और फटाक से 3 नोट उठा के जेब में और घर में भाग जाती है और देखती है कि कितने रुपए उसने लूटे हैं टोटल। तो भाई 500 रुपए के नोट थे, ठीक है। कितने नोट थे? तो 3 नोट थे सर। कितने नोट थे? तो 3 नोट थे। कितने कितने के? 500 के। टोटल कितने रुपए हो गए? 500 प्लस 500 प्लस 500 कितने रुपए हो गए? 1500 आ गए, है ना। कितने आ गए बाबू? तो 1500 रुपए आ गए उसके पास, है कि नहीं। अच्छा, तो अब बात क्या हुई कि अब इसके पास 1500 आ गए, बहुत खुश तो हुई है, लेकिन इसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि जब इसने जो है उस नोट को खोल के देखा तो उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह लिखा था मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया, जिसके लिए इसने इतनी मशक्कत करी थी। खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो रुपीस और नोट, यहाँ पे आपको ये नियम ध्यान रखने की जरूरत है कि वैल्यू और क्वांटिटी, बस इसका आपको ध्यान देना है बाबू, वैल्यू और क्वांटिटी का। ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से करना है, वैल्यू प्लस क्वांटिटी। यहाँ बताता हूँ, एक और एग्जांपल पहले दे देता हूँ, फिर जो जगह बचेगी वहाँ लिखाऊंगा। लिखो जरा एक और, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए काजल का, काजल हैज अ 5 रुपीस कॉइन इन हर पॉकेट, ठीक है। चलो अब ध्यान देना बेटा, वैल्यू प्लस क्वांटिटी, सारा खेल इसका है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वैल्यू प्लस क्वांटिटी, बस इसी का खेल है, ठीक है, बस इसी का खेल है, राइट। अच्छा देखो, तो वैल्यू जब भी आती है बाबू किसी भी चीज में, तो वो हमेशा क्या रहेगी? तो सिंगुलर रहेगी। कैसी रहेगी? तो वो सिंगुलर रखनी है। क्वांटिटी डिपेंड करता है सेंटेंस पे, तो ये आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि भाई उसको जो है कितने कितने के नोट पाए थे, तो 500 रुपए के, तो ये तो होगा इसकी वैल्यू कि नोट पे लिखा कितना था, 500 रुपए लिखा था, तो जितना लिखा है वो वैल्यू मानी जाएगी, है। अगर उस पर 2000 लिखा होता तो उसकी औकात क्या होती? 2000 की। अगर उस पर 20 लिखा होता तो 20 रुपए की वैल्यू होती, 50 लिखा होता तो 50 रुपए की वैल्यू होती, लेकिन वहाँ पे 500 लिखा है तो उस नोट की वैल्यू होगी 500 रुपए। अच्छा, और क्वांटिटी कितनी लूटी इसने भैया? क्वांटिटी कितनी लूटी? तो 3 क्वांटिटी, मतलब वो नोट जो थे वो 3 थे, 1 2 और 3, 3 नोट लूटे, यानी कि ये हो गई इसकी क्या? क्वांटिटी। तो ये हो गया वैल्यू, ये हो गई क्वांटिटी। और मैंने आपको बोला था कि जो वैल्यू होता है वो हमेशा सिंगुलर रहना चाहिए, ठीक है। वैल्यू जो होता है बाबू वो हमेशा कैसा रहना चाहिए? तो हमेशा सिंगुलर रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या ये सिंगुलर है? नहीं है सर। तो क्या करेंगे, यहाँ से रुपीस का रुपी हो जाएगा, ठीक है, आपको ये काटना पड़ेगा, एस काट दो। तो ये रुपीस का रुपी हो गया क्योंकि वैल्यू सिंगुलर चाहिए। अच्छा, क्वांटिटी मैंने आपको बताया था भाई सिंगुलर प्लस दोनों हो सकता है, तो कितनी क्वांटिटी थी सर? 3। कितने नोट थे? 3 थे। तो 3 के हिसाब से यहाँ नोट नहीं आएगा, क्या जाएगा बेटा? तो नोट्स आ जाएगा। क्या जाएगा? नोट्स आ जाएगा। तो सेंटेंस ऐसा होगा कि आयुषी फाउंड 3 500 रुपी नोट्स इन हर स्ट्रीट। समझ में आ गई सबको बात? अगर क्लियर है तो बोलो यस सर, 100% डन। दोबारा से बताता हूं, देखो मैं अपनी बात दोहरा देता हूं, ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी। देखो, आयुषी फाउंड 3 500 रुपीज नोट इन हर स्ट्रीट। देखो 500 रुपीज जो है ना, ये हो गई उसकी वैल्यू। भाई नोट के ऊपर जो भी लिखा होगा वो उसकी वैल्यू कहलाती है, ठीक है। 10 लिखा है तो उसकी वैल्यू 10 की हो गई, 20 लिखा है तो 20 रुपए के बराबर की चीज आप खरीद सकते हो, 50 लिखा 50 की वैल्यू, 100 लिखा 100 की वैल्यू, ठीक है। और ये हो गई वैल्यू और ये होगा क्वांटिटी। भाई कितनी क्वांटिटी है? 1 2 5 10। भाई 3 नोट लूटे थे तो 3 क्वांटिटी हो गई उसकी, 5 लूट थी तो 5 क्वांटिटी हो जाती, तो उसने 3 नोट लूटे थे, ठीक है। तो ये वैल्यू, ये क्वांटिटी। वैल्यू मैंने बताया हमेशा सिंगुलर रखना है, तो यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए था सर। यहाँ पे रुपीस क्यों आया? तो रुपीस को काट दो, रुपी आ जाएगा, मतलब एस काट दो बस, ठीक है। तो यहाँ से हमने एस काट दिया, तो रुपीस की जगह पे रुपी लिखा गया, यस सर। तो अच्छा, अब क्वांटिटी जो है वो इसके हिसाब से देखनी थी। भाई कितने नोट थे? तो 3 नोट थे सर। कितने थे? 3 नोट थे। तो 3 के हिसाब से आपका ये नोट की जगह पे नोट्स बन गया, नोट की जगह पे नोट्स बन गया। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बताओ जल्दी से एक बार कमेंट करके।
सबको डन अच्छे से? अब यहाँ पे आ जाओ, इसका करके बताओगे अपने आप या मैं हेल्प करूँ? चलो पहले आप लोग कोशिश करो कि इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा। मैं साइड हो जाता हूँ स्क्रीन से, ट्राई करो अपने आप। कोशिश कीजिए अपने आप से करने की। बताइए। चलो आप लोगों को समय लग रहा है, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 5 रुपीज जो है, 5 रुपीज ये हो गया वैल्यू, ये हो गया वैल्यू, ठीक है। और कॉइन ये हो गया इसका क्वांटिटी। अब बताओ कितने कॉइन लूटे थे भैया? तो कॉइन तो एक ही था। कितने कॉइन लूटे थे? तो कॉइन तो एक ही लूटा था। अगर एक से ज्यादा होता तो कॉइन्स लिखना पड़ता हमको, तो भैया कॉइन तो एक ही था, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉइन्स होता तो गलत होता। फिलहाल कॉइन अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ही था ना, इसलिए वैल्यू हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए थी। तो सर ये क्या लिखा है? रुपीज। काटो इसे। समझ में आ गई बात? तो सेंटेंस ऐसा हो जाएगा कि काजल हैज अ 5 रुपी कॉइन इन हर पॉकेट। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, असली वाला, ठीक है, क्योंकि वो समझदार थी, उसने पहले लूट लिए 5 के सिक्के, राइट। लेकिन ये तो 500 का वेट कर रही थी, तो मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया वाला मिला उसको। चलो क्लियर हुआ बेटा? तो ऐसे करके आपका ये कॉन्सेप्ट बनता है। सबको समझ में आ गया? कई बार क्या होता है ना कि मैं हंसा के थोड़ा पढ़ाता हूँ या मजाक वजाक कर लेता हूँ, तो कुछ बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं। अब ऑफेंड हो जाते हैं तो वो आगे तो ये दिखाते हैं कि भाई हम ऑफेंड हो गए, सर का पढ़ाया हमें समझ नहीं आया, ये है वो। अब जिस भी वजह से करते होंगे, आई डोंट नो। अब उसकी वजह से क्या होता है कि अब जो जिन बच्चों को मेरे पढ़ाया पसंद आ रहा है, वो तो शांत बैठे, ना वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, ना ही कुछ कह रहे हैं, ना डिफेंड कर रहे हैं। तो सामने वाले की नजर में इमेज जाती है कि अच्छा 15,000 बच्चों में से 2 बच्चों ने सर का पढ़ाया वो पसंद नहीं किया, इसका मतलब सर को पढ़ाना नहीं आता, सब बेकार पढ़ाते हैं। क्योंकि बाकी बच्चे शांत बैठे ना, बाकी बच्चे ना फीडबैक देते हैं ना कुछ, ये चीज़। फीडबैक दिया कीजिए बेटा, ये बहुत जरूरी होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कभी ये नहीं कहता अप्रिशिएट करो, मैं कभी ये नहीं कहता तारीफ करो टीचरों की, नहीं, फीडबैक दो, हमेशा यही कहता हूँ। समझे? हमेशा यही कहता हूँ कि फीडबैक दो आपका, अच्छा बुरा, अगर कुछ कमी लगेगी तो हम उसको इंप्रूव करेंगे। अगर अच्छा रहेगा, आपका फीडबैक अच्छा आ रहा है, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। समझे? हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। समझे आप मेरी बात को? ये चीज़ होती है। तो देखो कई टॉपिक होते हैं जो थोड़ा हंसा के पढ़ाने पड़ते हैं, वहाँ मेरी मजबूरी है, हंसा के पढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि टॉपिक ही वैसा है कि वो सीरियस समझ में नहीं आएगा। तो कई बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल ही सीरियस होकर पढ़ना है, वो ऑफेंड हो जाते हैं। वो आप में से नहीं, वो जो बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं उनमें से भी होते हैं कई, तो वो ऑफेंड हो जाते हैं कि अरे सर हंसा के क्यों पढ़ा रहे हैं, नहीं बेकार पढ़ाते हैं सर, नहीं मैं तो कंप्लेन करूंगा, ऐसे वैसे 36 बातें हो जाती है। तो बस यही है, और क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप जो है फीडबैक दिया कीजिए। अप्रिशिएट करने की मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ, मैं कभी नहीं कहता किसी बच्चे को कि मेरे कमेंट बॉक्स में मेरी तारीफ करो, कभी नहीं। मैं सिर्फ कहता हूँ जेन्युइन फीडबैक दो। अच्छा लगा अच्छा बोलो, कमी लगी तो कमी भी जरूर बताओ कि सर यहाँ पे कमी लगी। आप स्पीड में पढ़ाते हो या छोटा लिखते हो या आपका या मतलब सूरत पसंद नहीं है, ऐसे जो भी है उस चीज़ को इंप्रूव मैं कोशिश करूंगा उसको इंप्रूव करने की। लेकिन फीडबैक दो तो सही, कुछ तो दो। आज वादा करो सारे बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक देंगे, और टेलीग्राम के ग्रुप में भी फीडबैक देंगे। ये कह रहा हूँ प्रेस करने की बात नहीं, फीडबैक देंगे सारे टीचर्स के लिए, मेरे लिए भी इंक्लूडिंग मी, मेरे लिए भी फीडबैक देंगे। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब पे जो मेरी क्लास चलती है द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की, उसके भी कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक आना चाहिए, मेरे को प्रॉमिस करो। और सभी बच्चे बेटा एडिटोरियल की क्लास में जरूर आया कीजिए। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ आप सभी को, बहुत जरूरी वो क्लासेस होती है। अगर वहाँ नहीं आए ना तो बहुत समस्या हो जाएगी, ठीक है, फिर आपको आगे एग्जाम में सिलेक्शन लेने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए उसमें जरूर आया कीजिए। और बहुत जल्द आरआरबी के लिए भी हम यूट्यूब पे प्लान कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप भी चाहते हैं यूट्यूब पे आरआरबी के लिए लेकर के आए, तो जो मेरी क्लास होती है द हिंदू एडिटोरियल की, उसके कमेंट बॉक्स में आप अपना डाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गई सारी बातें, तो मैंने क्या पढ़ाया एक बार दोबारा बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि वैल्यू क्वांटिटी कभी भी आ जाए, तो वैल्यू क्वांटिटी में हमेशा इस बात का याद रखना कि वैल्यू सिंगुलर होती है, क्वांटिटी तो डिपेंड करता है सेंटेंस पे, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये वैल्यू थी, हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए, तो रुपया आएगा यहाँ पे रुपया आएगा। बाकी यहाँ पे 3 थे, नोट कितने लूटे? 3 नोट। अगर यहाँ एक नोट लूटा होता तो एक नोट होता तो बस ऐसे आ जाता, ठीक है। यहाँ पे 3 नोट, तब अ नोट अगर एक होता अकेला अ नोट आता, जैसे यहाँ ना अ कॉइन। अगर कॉइन ज्यादा होते कि 5 कॉइन है, उसके बाद 10 कॉइन है, 20 कॉइन है, 5-5 रुपए के 20 कॉइन है, तो यहाँ पे 20 कॉइन्स हो जाता। बाकी ये सिंगुलर रखो, डन, ठीक है। अब आप लोग सोचो कि आप जब आपने ऐसा तो है नहीं कि कहीं रुपये का रुपीज नहीं देखा होगा, भाई जाहिर सी बात है देखा होगा, 100% देखा होगा। याद दिलाता हूं मैं आपको, आप जब बैंक एक सेकंड मार्कर कर गया, हाँ, आप जब बैंक में जाते होंगे तो आपने कई बार देखा होगा वहां पे एक सेंटेंस इस तरीके से, मतलब जब आप चेक पे साइन करते हैं या फिर फॉर्म पे साइन करते हैं तो लिखते हैं कि 5,000 रुपीज ओनली। देखा कभी ऐसे बोलते हैं 5,000 रुपीज ओनली? देखा। अब यहां पे आप सोचो कि ये रुपीज क्यों लिखा है सर, सोचने वाली बात है। सर यहां पे रुपीज क्यों लिखा है? आपके जेब में अगर कोई नोट रखा है तो जरा निकाल के उस पे देखिए, रुपी लिखा है या रुपीज लिखा है? रुपीज लिखा होगा 100%। कोई नोट है तो निकाल के देखो, 1 रुपए का छोड़ करके। एक का जो नोट होता है उसके ऊपर का जितना भी दिखेगा, 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 500 का नोट, कोई भी नोट निकाल करके अभी के अभी आप देखिए चेक करके। अब ये मत कहना सर जी मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, होगा तो जरूर, ठीक है। वहां पे देखना क्या लिखा होगा, रुपीज लिखा होगा। तो यहाँ पे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इसका तोड़ भी तो सीखना जरूरी है ना। अब सिर्फ रूल सीखने से काम नहीं चलेगा, इसका तोड़ भी सीखो। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसको पूरी बात सीखो। देखो बात क्या होती है बेटा, ये रूल वही काम करता है, ये नियम वही काम करता है जहां पे वैल्यू प्लस क्वांटिटी दोनों लिखी हो। समझे मेरी बात को? वैल्यू प्लस क्वांटिटी दोनों लिखी होती है, वही ये रूल काम करता है। यहां पे देखो वैल्यू क्वांटिटी की तो बात ही नहीं है, यहां पे बात किस चीज की होती है बेटा? यहां बात हो रही है टोटल अमाउंट की, ठीक है, टोटल अमाउंट की बात हो रही है। क्लियर हुआ? तो वहां पे देखिए टोटल अमाउंट है 5,000 रुपए टोटल, ठीक है। अब अगर मैं इसको अमाउंट में चेंज कर दूं तो कैसे बनेगा सेंटेंस? 1,500 रुपए बनेंगे ना भाई, 500 के 3 नोट है तो 1,500 रुपए बनेंगे। तो सेंटेंस कैसा बनेगा कि आयुषी फाउंड 1,500 रुपीज इन हर स्ट्रीट, ऐसे आयुषी फाउंड 1,500 रुपीज इन हर स्ट्रीट। रुपीज बन जाएगा क्योंकि पीछे से नोट गायब हो जाएगा, नोट कॉइन करेंसी सब गायब हो जाएगा, रुपीज आ जाएगा। फिर वो समझ में आ गई बात? यानी कि ये नियम वहीं एप्लीकेबल होगा जहां पे बेटा क्या होगा, वैल्यू और क्वांटिटी दोनों लिखी है। लेकिन जब अमाउंट लिखा जाता है तब तो रुपीज लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। समझे? ठीक है, जल्द से बताओ।
1000 500 रुपीज लिखा है, देख लिया। हाँ चुनू बाबू बता रहे कि सर मेरे नोट पे 500 रुपीज लिखा ना, रुपीज देख लिया, कंफर्म कर लिया। चलो अब मेरे को भेज दो पैसे, ठीक है। देख लिया ना, अब मेरे को ट्रांसफर कर दो, राइट, फटाफट से मुझे पेटीएम कर दो, ₹888 फटाफट। चलो आगे चलते हैं। तो काजल है सब, ये समझ में आ गई सारी बातें आप लोगों को अच्छे से, इसलिए कहते हैं ना कि अधूरा नहीं सीखना चाहिए, सीखो तो कंप्लीट सीखो, वरना फंस जाओगे आगे, ठीक है। चलो तो अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन था आपका, तो ये क्वेश्चन एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, गो थ्रू करके। तो चीफ मिनिस्टर लिखा है, तो यहाँ पे आपका चीफ नहीं आएगा, इट शुड बी चीफ मिनिस्टर, तो इसको काट करके चीफ कर देंगे, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर द माइजेबल कंडीशन। अगला, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे गर्ल स्टूडेंट्स, गर्ल भी नाउन है, स्टूडेंट्स भी नाउन है, दो नाउन जुड़ रहा है ना ऊपर वाला, तो यहाँ पे दो नाउन जुड़ रहा है, आगे वाला सिंगुलर रखना था, सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गर्ल्स लिखा होता तो गड़बड़ होती, अगर गर्ल्स लिखा होता यहाँ पे तो मिस्टेक हो सकती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सही है अभी भी। चलो क्लियर है। गलती कहाँ है, तो गलती बेटा कहाँ है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल अशोक जहांगीर जी, बिल्कुल जरूर जरूर दीजिए। हाँ देखिए, तो यहाँ पे गर्ल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एक मिस्टेक है बेटा, क्या मिस्टेक है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। नहीं पहले इजी वाला निपटा लेते हैं, ये तीसरे वाला क्वेश्चन देखो, ये 3rd नंबर का मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, शी सॉ अ क्वायर ऑफ म्यूजिशियंस इन हर मैरिज। यहाँ पे 2 मिस्टेक है, कितनी 2 मिस्टेक है। पहली मिस्टेक तो ये है कि म्यूजिशियन के लिए बेटा क्वायर नहीं बैंड होता है, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ठीक है। और एक मिस्टेक है बेटा, मैरिज नहीं आना चाहिए, वेडिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, तो वेडिंग का यूज होना चाहिए यहाँ पे। अब ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, देखो दोनों बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये रूल नंबर मैं भूल गया, कितने नंबर पे चल रहे थे हम, ये था हमारा 6 नंबर, ये लिख लेना 7, और उसके बाद ये हो गया था 8। अपने आप बेटा ना मेंशन कर लेना, ठीक है, अगर मैं कोई रूल आगे पीछे कर दूं तो ध्यान रखना उसको। चलो अब आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से देखना। देखो इसको कहा जाता है बेटा कलेक्टिव वर्ड्स, कलेक्टिव वर्ड्स, राइट। अब जैसे ग्रुप ऑफ सिंगर होता है, ठीक है, सिंगर के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ सिंगर, जो सिंगर्स के ग्रुप का जो झुंड होता है बेटा, उसको हम जो है बैंड नहीं कहते हैं, कॉयर कहते हैं। चलो मैं कुछ लिखवा देता हूं आपको, बाकी तो वैसे है बहुत सारे, ठीक है तो काफी सारे, आपको आगे लिखवाऊंगा, अभी शॉर्ट में समझ लो, ठीक है। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ डांसर्स, ग्रुप ऑफ क्रोज, ठीक है, ग्रुप ऑफ आउल्स, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ मैंने एग्जांपल दिए कुछ कलेक्टिव के, ठीक है, सारे तो नहीं लिखवाऊंगा अभी वरना बहुत लंबी टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको आगे पीडीएफ वगैरह दे दूंगा या समय रहेगा तो और लिखवाऊंगा, राइट। अभी तो मैंने कुछ लिखवा है, देखो ग्रुप ऑफ सिंगर, सिंगर के ग्रुप को बेटा क्या बोलते हैं, तो कॉयर बोलते हैं, कॉयर ऑफ सिंगर्स, क्या बोलते हैं, कॉयर, ठीक है। म्यूजिशियन के लिए आता है बैंड, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ठीक है। यहाँ पे ETC लिख देता हूँ, उसका मतलब खत्म नहीं हुआ है ये, और भी होते हैं कई सारे। चलो डांसर्स के लिए बेटा ट्रूप आता है, TROUPE, ट्रूप, ट्रूप ऑफ डांसर्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ क्रोज, कौवे के झुंड को कहते हैं मर्डर, क्या कहते हैं बेटा, तो मर्डर कहते हैं, सच में। उल्लुओं के झुंड को, हंसना मत कोई भी, उल्लुओं के झुंड को कहते हैं पार्लियामेंट, क्या कहते हैं बेटा, तो उल्लुओं के झुंड को पार्लियामेंट कहते हैं, जल्दी से लिख लो, उल्लुओं के झुंड को पार्लियामेंट कहते हैं। नोट कर लिया। चलो तो ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, ग्रुप ऑफ डांसर्स, ग्रुप ऑफ क्रोज, ग्रुप ऑफ आउल्स, ठीक है, इन सब के अलग अलग नाम है। गाय के झुंड को हर्ड कहते हैं, कुत्ते के झुंड को पैक कहते हैं, उल्लू के झुंड को पार्लियामेंट कहते हैं, मछलियों के झुंड को स्कूल कहते हैं, लड़कियों के झुंड को बेबी कहते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में यही बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं, आगे लिखवा दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा, हाँ ग्रुप ऑफ डांसर्स का, मैं टिकटॉक कौन लिख रहे हो नालायक हो। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद बेटा अब बात करते हैं वो जो मैरिज, ये क्लियर हो गया। पहले तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे मैंने जो है म्यूजिशियन का कॉयर काट दिया, बैंड क्यों आया, क्योंकि म्यूजिशियन की बात थी ना, सिंगर का होता तो कॉयर आता, ठीक है। अब यहाँ मैरिज और वेडिंग का डिफरेंस जान लेते हैं, राइट, नोट करना मेरे साथ, मैरिज वर्सेस वेडिंग। चलिए मैरिज और वेडिंग का डिफरेंस क्या होता है, राइट, सुनना ध्यान से। ये मेरा वादा है कि चाहे आप कुछ याद रखो ना रखो, ये जरूर याद हो जाएगी चीज आपको, ये चीज तो आपको अभी हाथों हाथ याद हो जाएगी, ठीक है। हम्म चलो सुनो, जैसे मैंने एक एग्जांपल के रूप में कहा, देयर डैश, अरे मक्खी कहाँ से आ गई, देयर डैश लास्टेड 15 ईयर्स, ठीक है, देयर डैश लास्टेड 15 ईयर्स। एक और, आई विल श्योरली कम टू योर डैश, ठीक है। अब ये 2 एग्जांपल हुए बेटा, मैरिज और वेडिंग यहाँ भरना है। हम्म हम्म वो कह रहा सुरजीत सर आप भी अपनी मैरिज में, हम क्या आप भी हमें, हम लोगों को अपनी सिर्फ रिंग बना के छोड़ दिया कि इनवाइट किया है, जरूर जरूर जरूर, ठीक है, जब हमारी मैरिज वेडिंग होगी जरूर बुला लेंगे, ठीक है। अभी मुद्दे पे आओ, ये मक्खी कहाँ से आ रही है, आगे चलें। देखो बेटा, तो यहाँ पे मैरिज आएगा वेडिंग आएगा, समझो जरा ध्यान से, बहुत इजी है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, मैरिज इज ऑल अबाउट, मैरिज इज अबाउट रिलेशनशिप। मैरिज का मतलब क्या होता है बेटा, इट इज ऑल अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, उसको कहा जाता है मैरिज, ठीक है, इट इज अबाउट रिलेशनशिप।
रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, राइट। जबकि जो वेडिंग होता है इसका मतलब होता है बेटा ओकेजन। इसको क्या कहा जाता है बेटा? तो इसको कहा जाता है ओकेजन, राइट, ओकेजन सेरेमनी। चलो, तो मैरिज इट इज अबाउट रिलेशनशिप। मक्खी बार बार आ जा रही है। मैरिज इज अबाउट रिलेशनशिप और वेडिंग का मतलब होता है ओकेजन, यानी पार्टी वार्टी, टेंट वेंट लगा, सेरेमनी टाइप हो। अब मैं कहता हूं कि उनकी शादी 15 साल तक टिकी एंड दे गॉट सेपरेटेड, 15 साल के बाद वो अलग हो गए, तो उनकी शादी 15 साल तक टिकी। तो यहाँ पे हमें क्या, किसको लगाना है? मैरिज को या वेडिंग को? यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है? रिलेशनशिप की हो रही है। मतलब उनका ये शादी नाम का जो रिलेशन था वो 15 साल तक चला, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? तो देयर मैरिज। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? तो देयर मैरिज लास्टेड 15 ईयर्स, यानी कि उनकी जो शादी थी वो 15 साल तक टिकी एंड देन दे गॉट सेपरेटेड, ठीक है, उसके बाद वो अलग हो गए। अगर गलती से भी यहाँ पे हम मैरिज की जगह पे वेडिंग लगा देते, अगर गलती से भी मैरिज की जगह वेडिंग आ जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि 15 साल तक ओकेशन चल ही रहा है, 15 साल तक टेंट लगा है, 15 साल तक मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, 15 साल हो गए जाते हैं, है ना, शादी होते होते 15 साल हो रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, पूरी मीनिंग ही अलग हो जाएगी इसकी। समझे मेरी बात को? तो यहाँ पे बात हो रही है उनका वो शादी नाम का जो रिलेशनशिप है वो 15 साल तक टिका, 15 साल तक चला। समझ में आ गई बात? ठीक है। जैसे आप ये सोचिए ना कि दो दोस्त हैं, उनकी दोस्ती को क्या बोलते हैं? फ्रेंडशिप बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप भी तो एक रिलेशनशिप का नाम है, तो यहाँ पे फ्रेंडशिप पढ़ के देखना एक बार कि उनकी दोस्ती 15 साल तक चली। बन सकता है ना कि देयर फ्रेंडशिप लास्टेड 15 ईयर्स, कि उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो 15 साल तक टिकी। तो जैसे फ्रेंडशिप एक रिलेशन का नाम है, वैसे मैरिज भी एक रिलेशनशिप का नाम है। फर्क बस इतना है कि फ्रेंडशिप में जो दोनों दोनों होते हैं इक्वल होते हैं, और मैरिज में लड़का बेचारा, खैर जाने दो। तो यहाँ क्या हुआ? एक सेकंड, हाँ, ये मक्खी जो है ना बहुत परेशान कर रही है, बार बार आके बैठ जाती है। चलो, हाँ, डन। तो मैरिज में क्या होता है, फ्रेंडशिप में क्या होता है कि भाई वो भी एक रिलेशनशिप का नाम है, मैरिज भी रिलेशनशिप का नाम है, ठीक है। फ्रेंडशिप में वो दोनों इक्वल होते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं, राइट। लेकिन मैरिज में क्या होता है बेचारा लड़का, खैर जाने दो। तो यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको? तो मैरिज जो होता है वो रिलेशनशिप को कहते हैं। सेकंड की बात करते हैं कि भाई अगर कोई कहे तू मेरी शादी में जरूर आइयो भाई, तो आप क्या बोलते हो उसको? झुंझला के हाँ भाई ठीक है मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा। तो आप उसको क्या बोलते हो? आई विल श्योरली कम टू योर। तो यहाँ पे योर के बाद क्या कहना चाहिए हमको? तो योर के बाद हमको कहना चाहिए वेडिंग। क्या कहना चाहिए बेटा? तो वेडिंग, कि मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा, ठीक है, वेडिंग कहना चाहिए। लेकिन अगर गलती से भी आपने यहाँ पे मैरिज बोल दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, यानी आप उसके कहाँ पे आ रहे हो? रिलेशनशिप में, यानी कि उसका मतलब हो जाएगा पति पत्नी और लप्पू सा सचिन, ठीक है। तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, सेंटेंस की मीनिंग पूरी ही खतरनाक हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, इसलिए सेंटेंस बड़ी ही ध्यान से करना होता है कि आई विल श्योरली कम टू योर वेडिंग कहना चाहिए, ना कि मैरिज कहना चाहिए, ठीक है। तो आई विल श्योरली कम टू योर वेडिंग, यानी कि मैं सिर्फ शादी में आऊंगा, टेंट में बुला रहे हो ना आप उसको, सिर्फ, ठीक है, टेंट में बुला रहे हो, पार्टी में आ, खाना पीना खा जा, राइट, लेकिन मैरिज में मत आइयो, ये कहना चाहिए। और लोग बात कैसे बोलते हैं? आई विल श्योरली कम टू योर मैरिज एंड आई विल एंजॉय अ लॉट। सोचो कि कितना खतरनाक सेंटेंस हो सकता है, जिसको मीनिंग नहीं पता हो वो कितना खतरनाक सेंटेंस बोलता है कि आई विल श्योरली कम टू योर मैरिज एंड आई विल एंजॉय अ लॉट। यही नहीं, अभी और सुनिए, आई विल श्योरली कम टू योर मैरिज एंड आई विल एंजॉय अ लॉट होल नाइट विद माई फ्रेंड्स। अब सोचो कि जिसको वेडिंग और मैरिज का फर्क नहीं पता तो वो तो समझ भी नहीं पाएगा कि सामने वाले ने क्या बोला। लेकिन अगर जिसको मीनिंग पता है तो वो कहेगा ओए मत आइयो, ठीक है, मैरिज में मत आइयो मेरे, किसमें बुलाओगे? तो वेडिंग में बुलाओगे, किसमें? वेडिंग में। समझ में आ गई बात? सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, इज इट डन? बताओ बताओ। चलिए चलिए, आप में से कितने हैं जो बच्चे जो मतलब जिनका हो गया, जो बर्बाद हो चुके हैं? जल्दी से बताएंगे एक बार। चलिए, तो जो बच्चे बर्बाद हो चुके हैं, यानी कि जो मतलब जिनकी हो चुकी है शादी वादी, तो एक बार कमेंट करके बताइए कि अगर शादी के आपके 1 साल पूरे होते हैं तो वहाँ पे हम मैरिज एनिवर्सरी कहें या वेडिंग एनिवर्सरी, ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है ना, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसे करके कहना होता है, आगे से ध्यान रखना, ठीक है। तो अब से अगर कोई ये कहे कि मैं तेरी मैरिज में आऊंगा तो उसके 2 ठिकाना, मैरिज में नहीं रहे, वेडिंग में आई हो, ठीक है, मैरिज में नहीं हो। बचपन में भी आप देखो बोलते थे स्कूल में, मैडम जी कल नहीं आएंगे, क्यों? मैरिज में जाना है, पड़ोसी की दीदी की मैरिज है ये पड़ोस में एक मैरिज है, ऐसे बोलते हैं हम लोग कि पड़ोसी की मैरिज में गए थे हम, ऐसे करके बोलते हैं, पड़ोसी की मैरिज में गए थे। मैरिज नहीं कहना हमें, क्या कहना है हमें? पड़ोसी की वेडिंग में गए थे, ठीक है। अच्छा ठीक है, प्रेम प्रकाश भारती जी, ओके, वो कह रही हम बर्बाद होने के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक अगर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया कि शी सॉ अ क्वायर ऑफ, तो क्वायर की जगह बैंड आ गया, बैंड ऑफ म्यूजिशियन इन हर वेडिंग, ना कि मैरिज, वेडिंग ना कि मैरिज। चलो, उम्मीद कर रहा हूँ, आई होप कि आप लोगों को आज जितना भी मैंने पढ़ाया है टॉप नॉच लेवल पे समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुई होगी सारी चीजें, है ना। तो टाइम भी हो गया शायद लगभग, हाँ टाइम भी हो चला है। चलिए, तो अभी सेशन को फिर मैं यहाँ पे, अभी सेशन को मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। बाकी देखो प्यारे बच्चों, अगर मैंने थोड़ा बहुत बीच में हंसाया, अगर किसी को कोई ऑफेंड लग गई हो बात, तो प्लीज़ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कौन बच्चा कब किस बात का बुरा मान जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए जो है मैं कोशिश करता हूँ कि जो है चीज़ों को मर्यादा में रहते हुए जो है पढ़ाऊँ, और जहाँ जरूरत हो थोड़ा बहुत हंसी मजाक करने की वहाँ पे हंसी मजाक भी करूँ, और जहाँ जरूरत हो बहुत सीरियस होकर पढ़ाने की वहाँ पे सीरियस भी हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई फीडबैक देना हो तो नीचे जरूर दीजिएगा, अच्छा बुरा जो भी आपको ठीक लगे, राइट, जरूर बताइएगा मुझे, मैं उस हिसाब से और इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, तो अभी सेशन को मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ। बाकी एक बात और, अगर किसी भी बच्चे को मेरा फीडबैक देना है, अच्छा चाहे बुरा, कुछ भी फीडबैक देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है यहाँ का ऑफिशियल नंबर है, रोजगार विद अंकित का ऑफिशियल नंबर है। अगर कोई बैच के बारे में जानकारी चाहिए आपको, कोई बैच के बारे में पूछना है, कब आएगा, कौन टीचर पढ़ाएगा उस बैच में, ठीक है, कोई एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रहा है, प्रैक्टिस सेट कब से आएगा सर आरआरबी का, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ये ऑफिशियल नंबर है। आप यहाँ पे जो भी बोलोगे समझ लो सीधा अंकित सर तक वो बात पहुंचेगी ही पहुंचेगी, तो आप इस नंबर पे अपनी बात पहुंचा सकते हो अंकित सर को, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को बेटा मेरे साथ जुड़ना है, मेरे से कुछ पूछना है, तो आप यहाँ के थ्रू पूछ सकते हो कि आप पहले फ्री कोर्स पे क्लिक करना, आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे बैंक और ऑल सेलेक्ट कर लेना, फ्री कोर्स पे क्लिक किया, यहाँ पे बैंक फाउंडेशन लिखा है, और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए टेलीग्राम लिखा मिलेगा, तो टेलीग्राम पे क्लिक करो, आप एक ग्रुप में जुड़ जाओगे, जहाँ पे आप एडमिन में जाकर मेरा नाम देख लेना, वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, तो ग्रुप में भी मुझे टैग करके अपने सवाल पूछ
सकते हो। बाकी इसके अलावा यहाँ पे एडिटोरियल एनालिसिस लिखा है, इस पे क्लिक करके एडिटोरियल की पीडीएफ ले सकते हो, डेली वोकैबुलरी यहाँ से ले सकते हो उसकी पीडीएफ, ठीक है। और सुबह 8 बजे वाली क्लास में जरूर आया कीजिए, ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट है सुबह 8 बजे वाली क्लास में जरूर आया कीजिए। सर मैथ की क्लास क्यों नहीं हुई बेटा? देखो तरुण सर का पता ही होगा आपको, बेटा तरुण सर की मदर अभी एक्सपायर हो गई थी, कुछ टाइम पहले उनका देहांत हुआ, तो इस वजह से 12-13 दिन का आपको पता ही है कि वो सब रहता है, तो इस वजह से उनकी क्लास नहीं चल रही है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम के लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी तरुण सर नहीं पढ़ा रहे तो अभी तो उनकी तो क्लास नहीं, उसकी उनके तरुण सर की क्लास नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, अमर सर तो ले ही रहे हैं क्लास, तब तक आप वहां पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए तो अभी जो है इस सेशन को मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ, और प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ में डाल ही देता हूँ इसी पे, या फिर टेलीग्राम पे भी डाल ही देता हूँ मैं, तो वहां से भी देख सकते हैं। मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल सुबह 8 बजे वाली क्लास में सारे बच्चे आना। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय भारत। और अभी तक रेगुलर नहीं ले रहे थे लेकिन कल से रेगुलर लेंगे, वो भी कमेंट करके बताइए कि यस सर कल से मैं सुबह 8 बजे आपकी क्लास में रहूंगा या रहूंगी, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है कि यस सर मैं सुबह 8 बजे से कल से कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।